हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या आपका राखीगढ़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूत सूत का गेंडोर जो है आपका, ये बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुरास्थल मांडा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आलमगीरपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कहाँ पर है आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा आपका सिविल सेवा के संदर्भ में सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर आपका पहला भी कथन सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। नेक्स्ट आपका सेकंड भी सही है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक और दो दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। चांगला आपके जम्मू एवं कश्मीर में है, रोहतांग आपके हिमाचल प्रदेश में, बोमिटला अरुणाचल प्रदेश में और सेला आपके उत्तराखंड में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। सेला जो है ये आपके उत्तराखंड में नहीं है। सेला कहाँ पर है आपके, ये सेला कहाँ पर है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था, क्योंकि जो आपका सेला है ये कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड में नहीं अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना आपको कौन कौन से कथन आपके सही हैं। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो कौन कौन से कथन आपके सही होंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपका पहला कथन भी सही है, हृदय आपके अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। नेक्स्ट आपका तीसरा कथन है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और नेक्स्ट आपका फोर्थ भी सही है, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए आपके स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, ध्वनि की जो गति होती है वो आपके ठोस में सर्वाधिक होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका मैक ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। मैक संख्या सामान्यतः किसी पिंड की गति को वर्णित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है जब वह पिंड ध्वनि की गति या उससे अधिक गति से विचरण कर रहा हो। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस प्रकार आपके पहला, तीसरा और जो फोर्थ कथन है ये आपके सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सेकंड जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो अर्थशास्त्र के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है।
यह राज्य के कर्तव्यों को निर्देशित करता है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, जिसमें आपके विकल्प बी को छोड़कर बाकी सभी जो विषय हैं इन पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो आपके राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला भी आपका सही है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो आपके राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने महाधम मात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो क्या दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ संविधान के भाग दे रखे हैं। तो आपको बताने की किस भाग में आपके क्या प्रावधान आता है। तो राजभाषा आपके भाग 17 में आती है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र आपके भाग 8 में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, अधिकरण भाग 11 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण भाग 11 में नहीं आता। अधिकरण किस में आता है, ये आपके भाग 14 में आता है। ठीक है, भाग 14 ए में आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में आपकी जनजातियां दे रखी हैं, दूसरी सूची में दे रखी है उनकी अवस्थिति। तो आपको बताने की कौन सी जनजाति आपके कहाँ पर रहती है, कहाँ पर वो आपके निवास करती है। तो जारवा जो है ये आपके कहाँ पर रहती है, ये आपके अंडमान और निकोबार में रहती है। कुकी आपके मणिपुर में मिलेगी। थारू जनजाति कहाँ पर रहती है आपके, थारू उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और गोंड आपके मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जारवा आपके अंडमान निकोबार में, कुकी मणिपुर में, थारू आपके उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में आपके गोंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो उसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। अलवणीकरण समुद्री जल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिलोम परासरण, ये आपके पेयजल से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है हमारा विकृतीकरण, ये किससे संबंधित है, प्रोटीन से। और पौष्टिकरण जो है, पाश्चीकरण, ये आपके चाय से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। पौष्टिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण अवधि बढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। इसका संबंध जो है ये आपके दूध से है। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी आपके लुई पाश्चर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है। तो इसमें आपको बताने की किसका मुख्यालय यहाँ पर आपका सही है, यूएनओ का लंदन में है। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ, इसका जेनेवा में है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका आईएलओ, इसका रोम में है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका एफओ, एएफओ का कहाँ पर आपके जेनेवा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो आपके जेनेवा में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपके लंदन नहीं न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर आपके न्यूयॉर्क में। ओके। और
डब्ल्यूटीओ का तो आपको सही है, जेनेवा में है। आईएलओ का रोम में नहीं है, आईएलओ का भी आपके जेनेवा में है। और एएफओ जो है इसका कहाँ पर है आपके, इसका मुख्यालय आपके रोम में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या घटनाएं दे रखी है आपको औरंगजेब के काल की, देवराय की लड़ाई है, बनारस के पास शुजा की पराजय है, सामूगढ़ की लड़ाई, आपके धर्मत में विजय। तो लगाते हैं इनको। सबसे पहले आपका क्या हुआ था, सबसे पहले क्या आएगा आपके यहाँ पर, तो सबसे पहले आएगा आपका बनारस के पास शुजा की पराजय। उसके बाद आता है आपका धर्मत में विजय, उसके बाद आपका सामूगढ़ की लड़ाई, और फिर सबसे बाद में आएगा आपका देवराय की लड़ाई। बनारस के पास सुजय की पराजय कब हुई थी आपकी, तो ये हुई थी आपकी फरवरी 1658 में, फरवरी 1658 में हुई थी। फिर आपके उसके बाद आता है धर्मत में विजय। धर्मत में विजय कब हुई थी, 15 अप्रैल 1658 को हुई थी, 15 अप्रैल 1658 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका सामूगढ़ की लड़ाई है। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी आपकी, 29 मई 1658, 29 मई 1658 को। उसके बाद आपकी देवराय की लड़ाई आती है, तो देवराय की लड़ाई हुई थी आपकी 1659 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपकी सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनसे संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। तो बताना है आपको किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान आपके आता है। तो अनुच्छेद 26 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 26 में आपके धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद 40 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 में क्या आता है, अनुच्छेद 98 की व्यवस्था के अनुसार संसद के दोनों सदनों का सचिवालय अलग अलग होगा। ठीक है, संसद का जो सचिवालय वो आपके अनुच्छेद 98 में आएगा। अनुच्छेद 239 में क्या आएगा आपके, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो आता है वो आपके किसके हाथ में होगा, राष्ट्रपति के हाथ में होगा। ये आपके प्रावधान है अनुच्छेद 239 के तहत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको फसल दे रखी है, दूसरी तरफ उनमें होने वाले रोग दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन आपका सही सुमेलित नहीं है। धान में आपके उगथा रोग होता है, सरसों में आपकी सफेद गेरुई, बाजरे में कंडुवा और मूंगफली में आपके टिक्का रोग होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, धान में आपके उगता रोग नहीं होता। उगता रोग आपके किससे संबंधित है, ये आपके पत्तियों से संबंधित है। उगटा जो होता है ये आपके पत्तियों में होता है, तो पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं। उगटा रोग का मुख्य रूप से आपकी दलहनी और तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः आपके अरहर में होगा। कौन कौन सी फसलों में होता है, आपके अरहर में होगा, गन्ने में ये रोग होता है, अरहर गन्ना और आपका चना। ये जो फसलें हैं इनके अंदर आपको उगटा रोग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस रोग का संबंध आपके धान की फसल से नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन आपका सही है, सत्य है। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो ये आपके जीवन और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ना ही आपके वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, और ना ही आपके फूल देने वाली या फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय यानी कि आपकी यूनिसेलुलर आग यानी कि प्रिमिटिव जीव हैं। इन्हें आपके मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया ये हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, और इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान यानी कि आपके बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी आपका सही नहीं है बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपके कहाँ पर स्थित है? मनीला में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में या आपके जेनेवा में? कहाँ पर स्थित है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका विश्व बैंक का मुख्यालय आपके वॉशिंगटन में। औपचारिक रूप से विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना स्थापना हुई थी आपके 1944 में, परंतु इसकी जो सदस्यता हुई थी, आपके सदस्यता मिली थी उसको आपके दिसंबर 1945 से इसकी सदस्यता प्रभावित हुई। इसका मुख्यालय आपके वॉशिंगटन डीसी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर पेशवा दे रखे हैं, इन्हें आरोही क्रम में इनको लगाना है। कौन कौन से पेशवा आपको दिए गए हैं? रघुनाथ राव है आपका, राघोबा, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और आपके बालाजी विश्वनाथ। तो पहले आपके कौन आएंगे? पहले आएंगे आपके बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आपके बालाजी बाजीराव, उसके बाद आपके नारायण राव और सबसे बाद में आपके रघुनाथ राव। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल क्या था आपके? बालाजी विश्वनाथ के कार्यकाल था आपका 1713 से 1720। ठीक है। नेक्स्ट आपके बालाजी बाजीराव है, उनका कार्यकाल कितना था? 1740 से 61 तक। उसके बाद है आपके नारायण राव का कार्यकाल कितना आपके? 1772 से आपके 1772 से 73 तक। लास्ट में आते हैं आपके रघुनाथ राव, जिनका कार्यकाल है आपके 1773 से आपके 74 तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संघात्मक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो कौन कौन से कथन आपके सही है? तो केवल और केवल आपका पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपके पर्वत दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं महाद्वीप। तो आपको बताना है कि कौन सा पर्वत आपके किस महाद्वीप में है। एंडीज आपके कहाँ पर है? तो एंडीज है आपके दक्षिणी अमेरिका में। अल्ताई कहाँ पर है आपके? अल्ताई पर्वत है आपके एशिया में। आल्प्स कहाँ पर है? आल्प्स है आपके यूरोप में, और अल्पेशियन है आपके उत्तर अमेरिका में। ओके। एंडीज कहाँ पर है आपके? एंडीज दक्षिण अमेरिका में। अल्ताई आपके एशिया में। आल्प्स कहाँ पर है? आल्प्स आपके यूरोप में है, और अल्पेशियन आपका हो गया उत्तरी अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है लेकिन इसका हमें अनुभव नहीं होता। इसका अनुभव हमें क्यों नहीं होता? हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है,
हम इसके अभ्यस्त हैं, यानी कि हम इसके हैबिचुअल हैं, इसकी हैबिट हमें हो चुकी है। हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं। हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हमारा रक्त जो है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है, परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्तचाप जो है, आपका ब्लड प्रेशर, इस बाह्य यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर को संतुलित कर देता है। परंतु हम जल के अंदर जाते हैं तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर का ये फीलिंग होती है, एक्सटर्नल प्रेशर का हम अनुभव करते हैं क्योंकि जल में आपके एक्सटर्नल प्रेशर हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। तो एंट्री पोर्ट व्यापार से आपके क्या तात्पर्य है? निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, तटीय व्यापार या आपके निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। एंटीपोर्ट व्यापार, एंटीपोर्ट जो ट्रेड है, ये पुनः निर्यात के लिए मंगाई गई वस्तुओं के संदर्भ में होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ई रामस्वामी नायनकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो आपको बताने की कौन से कथन इनके संबंध में सही है। इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका पहला कथन भी सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और सेकंड आपका उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और दो दोनों ही कथन आपके सही हैं। रामस्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की थी। केरल में वायकोम नामक गांव में ईवी रामस्वामी नायकर पेरियार एवं अन्य के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या कथन आपको दे रखे हैं? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपका पहला कथन भी सही है। जो आपके नीति निदेशक तत्व होते हैं ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और सेकंड आपका ये भी सही है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करवाना राज्य का कर्तव्य होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और दो दोनों ही कथन आपके सही हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद आपके 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। और कहाँ से ये लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपको घास के मैदान दे रखे हैं। दूसरी सूची में दे रखे हैं उनकी महाद्वीप। तो आपको बताना है कि आपके कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो लानोज जो है ये कहाँ पर मिलते हैं आपके? लानोज कहाँ पर मिलते हैं आपके? दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपी आपके यूरोप में मिलते हैं। प्रेरीज कहाँ पर मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका में। और वेल्ड कहाँ पर मिलते हैं आपके? वेल्ड मिलते हैं अफ्रीका में। लानोज दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपी यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड आपके अफ्रीका में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक नोबल गैस नहीं है? तो कौन सा तत्व है आपको, कौन सा एलिमेंट है जो आपका नोबल गैस नहीं है? आर्गन है आपका, क्रिप्टोन है, या आपका एक्टिनियम है, या आपका रेडोन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्टिनियम। एक्टिनियम जो है ये आपका नोबल गैस नहीं है। हीलियम आपका ऑर्गन भी है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन ये आपकी अक्रिय और नोबल गैस हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा एक आपका बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, कौशल का अभाव, नेक्स्ट आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, नेक्स्ट उसके बाद है आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उसके बाद आपका जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बेरोजगारी के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्तरदायी नहीं है, जबकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव तथा जनशक्ति नियोजन का अभाव आदि कारक बेरोजगारी के प्रति उत्तरदायी कारक हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साइमन कमीशन के संबंध में आपको क्या क्या कथन यहाँ पर दे रखे हैं? इसने 2 बार भारत का दौरा किया, इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से आपके 13 अप्रैल 1930 तक था। बताना है आपको कौन कौन से कथन सही हैं, यहाँ पर दोनों में से कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा आपका गलत है। यहाँ पर आपका केवल और केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार कब किया था आपकी? पहली बार साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी से आपके 3 फरवरी से 31 मार्च 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 को। और जो दूसरी बार आया था, ये दूसरी बार आपके 11 अक्टूबर 1928, 11 अक्टूबर 1928 से आपके 13 अप्रैल 1929 तक था, 13 अप्रैल 1929 तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेकंड आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो संयुक्त बैठक के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। अनुच्छेद 109 संसद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता आपका स्पीकर करता है। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2, यानी कि दूसरा जो कथन है ये आपका सही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपका स्पीकर करेगा। ऑप्शन ए में आपका जो कथन ए है, यहाँ पर आपका ये अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो 109 में नहीं, 108 के अंदर ही आपका प्रावधान है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा एक आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। भितरकनिका, सुंदरबन, महीर माथा या आपका मन्नार की खाड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कौन सा एक इसमें से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसके आपके 1980 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो गुर्दे में जो आपकी पथरी होती है वो किसके कारण बनती है? प्रोटीन के अवक्षेपण के कारण, ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण, नेक्स्ट है आपका रेत के कणों का जमाव या आपके वसा का अभाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण के कारण जो गुर्दे में पथरी होती है वो आपके बनती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है, मुख्यतः किसका लक्षण है आपके छिपी हुई बेरोजगारी? तृतीय क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जो है ये आपका किसका लक्षण है एक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र, कृषि एवं संबंध में अधिक पाई जाती है। ऐसा भूमि
एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकार भाग कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। यही छिपी हुई बेरोजगारी का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।